This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः पौषकृष्णत्रयोदशी दिनांक 9 फेब्रुवारी 2021 चरक सूत्रस्थान अध्याय 29 रोगाविसर वै शंखं चक्रं जलकान् दधतामृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपर्विलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरसं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छक्नुमि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते ओम शांति शांति शांति। यस्य वैद्य प्रतिकर्म करोति तस्य च दोषान् मुहुर्मुहुः उदाहरति। तो जो भी कोई व्यक्ति इसके विपरीत कुछ बताना चाहता है उसके बारे में उसके दोष बार बार उदाहरण इस प्रकार के देते रहते हैं और इस प्रकार के सो कॉल्ड वैद्य तथाकथित वैद्य समाज में आज भी मौजूद है, उस जमाने में भी मौजूद इस प्रकार के। तो लोगों को परीक्षा करके ही अच्छे वैद्य को चुनना है। मैंने कल काफी उदाहरण इसके बारे में दिए थे और पैसों के लिए करने वाले ज्यादा होते हैं। एक सामाजिक कार्य इस हैसियत से भी करने वाले कुछ लोग होते हैं जो लोग ये इस प्रकार से पैसा लुटाना नहीं चाहते हैं, फिर भी उनकी जो क्रिया कर्म होते हैं, उनके जो कर्म होते हैं वो काफी नहीं होते। शिमोगा में अभी एक वैद्य है ट्रेडिशनल इसी प्रकार का, केवल कैंसर के लिए औषध देते हैं और 500 से लेकर 1500 2000 मरीज एक दिन में वो देखते हैं, यानी कि रिपोर्ट सिर्फ देखते हैं, मरीज भी आए नहीं तो भी चलता है। और वनस्पतियों का प्रयोग करके ये काढ़ा बनाने के लिए कहते हैं। इसमें एक अजीब चीज है कि 9 दिन का 10 दिन का ऐसा कुछ काढ़ा देते हैं और वो सभी पहले दिन उबालना है और फिर एक दिन का ले लेना डोज और बाकी सब वैसे ही रखना। फ्रिज में लोग रखते हैं लेकिन फिर भी वो टिकता नहीं है बाद में
इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जो लोग मेरे पास आए हैं और कुछ लोगों को फायदा हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है, ये अलग चीज रहेगी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम्हें ये लेना है तो कम से कम ऐसा मत करो, उससे 10 हिस्से बनाओ और फिर हर रोज एक ताजा काढ़ा बना के ले लो, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इस प्रकार 9-10 दिन रखना ये बेकार है इस प्रकार से। और वैसे देखा जाए तो मरीज को देखते भी नहीं है, अगर मरीज जाता है देखते हैं, मालूम नहीं क्या करते हैं इस प्रकार से। लेकिन पैसे बहुत कम है, ये अहम चीज है। लेकिन इतनी बड़ी पैमाने पर मात्रा पर ये अगर कर रहे हैं इस प्रकार का, इतने सारे मरीज पूरे देश भर से वहां आ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वहां जुड़ जाए और सभी लोगों का परीक्षण करके हिस्ट्री लेके ऐसा कुछ और फिर बाद में अगर वो आते रहते हैं फॉलोअप के लिए, तो किसको कितना सुधार हुआ, किस प्रकार का कैंसर हुआ, ये बात थोड़ी देखी जा सकती है। वैसे बीएस सेंटर जो है वाराणसी में शुरुआत हुई, और वो भी बम्बई में है और कलकत्ता में है शायद, मेरे ख्याल। तो वहां भी मरीज लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो तो महंगा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आकर्षक पैकिंग है और इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए दवाइयां देते हैं, आयुर्वेद की दवाएं देते हैं, ऐसा पता चला। और फिर भी उनके जो फॉर्मूले हैं, गॉल ब्लैडर का कैंसर है तो ये देने का, लिवर का कैंसर है तो ये देने का, वैसे कॉमन क्या है मालूम नहीं, परहेज के बारे में क्या बताते हैं ये भी मालूम नहीं। लेकिन वो भी काफी प्रचलन में है, काफी लोग प्रयोग करते रहते हैं। और धर्मशाला में तिबेटन आयुर्वेद की सलाह ली जाती है, वो तो रेगुलर दवाइयां देते हैं हिमालय में बनी इस प्रकार से, उनको भी काफी हद तक फायदा दिखाई देता है। लेकिन ये तो आयुर्वेद की दृष्टि से है, परहेज के बारे में लोग ज्यादा जागरूक नहीं है, ये सबसे आम। संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, तो निदान को टालना, खास करके अभी का जो अनाज, अभी का जो सब्जी दूध ये है, ये सब टालना, ये सलाह कोई नहीं देता। नॉर्मल फूड खाओ, तली हुई चीजें मत खाओ, खट्टी चीजें मत खाओ, ये जनरली सुझाव है। और वो काफी इस प्रकार के नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सभी अपने अपने तरीके से, पतंजलि का भी अपना माहौल है, इसका भी अपना फॉर्मूला है। किसी भी प्रकार का कैंसर का पेशेंट हो उसके लिए एक फॉर्मूला है, किडनी फेलियर का पेशेंट हो उसके लिए एक फॉर्मूला है। और सिर्फ 2 महीने का ट्रेनिंग देकर लोगों को बिठाया जाता है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की है। जीवा आयुर्वेद का और एक माहौल इस प्रकार का है, लेकिन उसमें वैद्य को स्वतंत्रता है, उनकी खुद की दवाइयां हैं जो अच्छी है। और टेलीमेडिसिन इस प्रकार से चलता रहता है। तो अभी काफी रूप सामने आ रहा है, आयुर्वेद पॉपुलर कराने में इनका काफी बड़ा योगदान इस प्रकार का है। लेकिन जब तक मूल ग्रंथों का आधार लेके निदान और चिकित्सा नहीं बनेगी, तब तक आयुर्वेद मूल रूप से फैलेगा नहीं, उसका प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं होगा। तो सबसे अहम बात यही है कि मूल ग्रंथों के आधार पर सीखने वाला, मूल ग्रंथों के आधार पर निदान चिकित्सा करने वाला, इस प्रकार का वैद्य निर्माण होना ये जरूरी है। अब ये पॉपुलैरिटी के हिसाब से हो रहा है, लेकिन पॉपुलैरिटी की भी, अगर स्वस्थ वृत्त के लिए आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी हो जाती है, जैसे योग की हुई शुरू में, बाद में थेरापेटिक योग आ गया, लेकिन शुरू में तो स्वस्थ वृत्त के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए योग काफी प्रचलन में आया। तो उसी प्रकार से अगर आयुर्वेद प्रचलन में आएगा, घरेलू उपचार फिर से एक बार शुरू हो जाएंगे, जो अभी पूरी तरीके से रिप्लेस हो गए हैं।
और फिर परहेज के बारे में लोगों में जानकारी हो कि परहेज जरूरी है किसी भी शास्त्र के लिए। चाहे एलोपैथी अपने तरीके से कारण ढूंढे और वो टालने की सलाह दे। मालूम है कि सिगरेट अच्छा नहीं है, या शराब पीना अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बारे में भी सलाह नहीं दी जाती। बाकी लोगों बाकी कारणों की तो बात ही छोड़ो। या तली हुई चीजें अच्छी नहीं है, जंक फूड फास्ट फूड अच्छा नहीं है, पूछा ही नहीं जाता है तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो पथ्य संकल्पना फिर से एस्टेब्लिश होनी चाहिए। और अभी नए नए इस प्रकार के सुझाव आ रहे हैं कि मोबाइल का उपवास रखो। हाँ, एक दिन मोबाइल का कोड कभी इस्तेमाल ही नहीं करना है, इस प्रकार से। तो ये अच्छे सुझाव है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इन प्रकारों से हमें इन सभी के बारे में सोचना चाहिए। अतर मित्राणि च प्रहर्षणोपजाप उपसेवादिभिः इच्छन्ति आत्मीकर। रुग्ण के जो मित्र है उनका प्रहर्षण उपजाप उपसेवा, उपजाप क्या रहेगा? हाँ, बार बार उनका नाम दोहराते रहना, ऐसा थोड़ा सा होगा शायद। आत्मीकर्तुम इच्छन्ति। तो ये रुग्ण नहीं तो उनके जो मित्र है रुग्ण के, वो अगर वश में आ जाए तो वो उसको कहेंगे अरे इस वैद्य की चिकित्सा ले लो, इस प्रकार से। और किसी न किसी तरीके से चिकित्सा का मौका मिले और पैसे प्राप्त हो जाए, यही इच्छा वहां पे रहती है। स्वल्पेच्युताम च आत्मना ख्यापयन्ति। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं बहुत ही थोड़ा लेने की कोशिश करता हूँ, ये बार बार बताते रहते हैं कि देखो तुम्हारा दूसरा कोई है, ये वो बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, तो मैं तो बहुत कम पैसों में तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हें चिकित्सा दे दूंगा। कर्म च आसाद्य मुहुर्मुहुर् अवलोकयन्ति दाक्षिण अज्ञानम आत्मना प्रच्छादयितु कामाः। और जब कर्म प्राप्त होता है तो दाक्षिण अज्ञानम आत्मना प्रच्छादयितु कामाः, बहुत ही दक्ष रहकर अपना जो अज्ञान है वो छिपाते हुए, वह छुपाने की इच्छा करते हुए मुहुर्मुहु अवलोकयति। उसने अगर वास्तव में कुछ कर्म देखा नहीं है, किया नहीं है, तो वो उलझन में आ सकता है कि कैसे कर्म करें, क्या करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि मुझे कर्म के बारे में पता नहीं। और थोड़ा देख देख कर कर्म करते रहेंगे इस प्रकार से। तो ये संशयास्पद हो सकता है, आगे जाकर कुछ तकलीफ इस प्रकार की हो सकती है। मैंने भी ऐसा अनुभव किया है कि अगर मेरा छात्र है तो वहां पे मुझे कर्म करवाने के लिए कहता हूँ, लेकिन अगर छात्र नहीं है और रोगी कहता है कि मेरे बगल में कोई वैद्य है, पंचकर्मा का चिकित्सालय है उसके यहाँ, तो मैं वहां पे पंचकर्मा करवा। और वो करने के बाद पता चलता है कि उसको उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, वो कुछ भी कर बैठता है और ये रुग्ण बिगड़ जाता है। हाँ, ये मैंने काफी लोगों से अनुभव देखा। तो अभी मैं सुझाव देता हूँ, नहीं आप पूना में आकर रहो, यहाँ पे करेंगे। नहीं तो मेरा अगर छात्र है वहां पे जाकर करो, वो ठीक है, लेकिन किसी अनजाने वैद्य के बारे में मैं रिस्क उठाना नहीं चाहता कि जाकर करो पंचकर्मा, जो वास्तव पंचकर्मा है वो करो, इस प्रकार से। हाँ, तो वो अगर बता देता हाँ मुझे मालूम नहीं है कुछ भी, तो भी अलग चीज है, लेकिन बताते नहीं, हाँ हाँ, सब करते हैं, ऐसा बोलते हैं। और फिर अगर भूल हो जाती है उसमें, तो हमें भी भुगतना पड़ता है, दोनों को भी भुगतना पड़ता है, और शास्त्र की भी हानि इस प्रकार की होती है। व्याधीं च अपावर्तयितुम् अशक्नुवन्तः व्याधितम् एव अनुपकरणम् अपरिचारकम् अनात्मवन्तम् उपदिशन्ति।
तो अगर वो व्याधि को दुरुस्त करने में समर्थन नहीं रहेगा और अशक्नुवतः व्याधितमेव अनुपकरणम, तो फिर खुद को दोष देने के बजाय जो रुग्ण है उसी के ऊपर तुमने परहेज नहीं किया, तुम्हारे पास उपकरण अच्छे नहीं है, परिचारक नहीं है, तुम अनात्मवान या अपने परहेज नहीं रखने वाले इस प्रकार के हो, तो मेरा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है, ये बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता है थोड़ा सा कि अगर बिगड़ जाता है तो उसका कारण क्या है, ये सभी अपने को कारण नहीं मानने के लिए तैयार नहीं होते और दूसरों का ही दोष है ये दिखाने में तत्पर इस प्रकार के लोग। बहुत ही कम वैद्य इस प्रकार के होंगे, हाँ मैंने बहुत सारी कोशिश की फिर भी मुझे ये नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हुआ, इस प्रकार से प्रामाणिकता से अगर कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है। एक एंकल जॉइंट के यहाँ नाड़ी व्रण था हड्डियों में, और 9-10 बरस वो आदमी बहुत सारे डॉक्टर्स वैद्य को देख चुका था, 3 बार स्क्रैपिंग ऑपरेशन किया गया था और वो जख्म नहीं भर रही थी। ये बीच बीच में अगेन अगेन इरप्ट होती थी, एंटीबायोटिक देते थे, वैद्यों की भी दवा चलती थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। वो फणसलकर जी के यहाँ आए। तो फणसलकर जी ने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे 2 दिन चाहिए और फिर मैं सलाह दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। 2 दिन के बाद फणसलकर जी ने बताया कि मुझे नहीं लगता ये ठीक होगी जख्म, या ऐसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद मरीज की रिएक्शन कुछ अजीब थी। तो वो बोले कि मैं पहली बार इस प्रकार का वैद्य देख रहा हूँ कि जिसने स्पष्ट रूप से मुझे ये बताया कि ये नहीं ठीक होने वाला। सभी लोग बोलते रहे कि हाँ ये ठीक होगा, ये दवाइयां करेंगे, वो करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, वगैरह वगैरह, और हुआ किसी से भी नहीं, सभी जाने माने इस प्रकार के लोग हैं। तो तुम कम से कम प्रामाणिक हो, तो तुम्हें जो लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं होने वाला। मुझे ये बात अगर 9-10 बरस पहले पता होती तो मैं एम्पुटेशन कर देता एंकल के नीचे, और ये सब खर्चा और ये सब जो भुगतना पड़ा मुझे इतने बरस तक, वो मुझे भुगतना नहीं पड़ता। अब एम्पुटेशन करवाना ये बड़ा डिसीजन है, इस आसान डिसीजन नहीं है, लेकिन ये नाड़ीवरण ही था, अस्थिगत ही था और टैलस में वगैरह ऐसा था। अगर एंकल के थोड़ा ऊपर पाँव काट देते तो शायद दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसा है। और उस समय रुग्ण की उम्र भी करीबन 59-60 इस प्रकार की थी। मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या किया, एम्पुटेशन रियली किया नहीं किया। लेकिन फणसलकर जी के इस प्रकार के कहने के बावजूद कि मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा इस प्रकार से, वो उनकी प्रामाणिकता से खुश हो गए। तो अभी फिलहाल ऐसा होता है कि सोरियासिस के मरीज रहते हैं, एक आयुर्वेद विद्या में, आयुर्वेद पत्रिका में किसी एक वैद्य ने अनुभव दिया था कि सोरियासिस था, ठीक नहीं हो रहा था। एक एलोपैथी के डॉक्टर्स के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे स्किन स्पेशलिस्ट के पास चलता रहा। स्टेरॉइड दी गई, कुछ हद तक थोड़ा रिलीफ मिला, फिर से बढ़ गया, ऐसा 2-3 बार हुआ। तो तीसरे स्किन स्पेशलिस्ट को उसने बताया कि अभी मैं तंग आ चुका हूँ एलोपैथी से, तो मैं आयुर्वेद करना चाहता हूँ। वो सुनते ही उस स्किन स्पेशलिस्ट ने बता दिया ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ठीक नहीं होती, तुम किसी के भी पास जाओ, लेकिन ये ठीक नहीं होती इस प्रकार से। अगर
स्किन स्पेशलिस्ट को पता है ये ठीक नहीं होने वाली चीज, इस प्रकार का एलोपैथी में तो होने ही वाली नहीं है इस प्रकार से। तो पहले से लेकर तीसरे स्किन स्पेशलिस्ट ने बताया क्यों नहीं? वो अपना पैसा नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी मेरे पास मेरे आया है, मैं कुछ कर लूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मालूम है कि ये ठीक नहीं होने वाला, फिर आगे का आगे देखा जाएगा, दूसरे किसी पास जाएगा वगैरह। फिर उस वैद्य की ट्रीटमेंट से उसको काफी राहत इस प्रकार की मिल गई। अभी जब मेरे पास मरीज आता है तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 100% ठीक हुए हैं। एलोपैथी तो मानती नहीं है ठीक होते हैं ऐसा करके, लेकिन 100% ठीक हुए मैंने भी देखे। लेकिन अगर 1-2% इतना ही सोरियासिस रह गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से याप्य कैटेगरी में डाल के उसको सहन कर सकते हैं, उसके साथ जी सकते हैं। हाँ, और ऐसा काफी लोगों में होता। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है सोरियासिस, वैसे भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह ये सब होने के बावजूद परहेज काफी करना पड़ता है, पंचकर्म सभी करने पड़ते हैं, तभी रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखकर प्रामाणिकता से बताना है। मैंने एक अजीब अजूब अनुभव देखा था। हमने वो hill-world.com ये वेबसाइट लॉन्च की थी, और उसमें एक मेंबरशिप थी, एक वैद्यों के लिए और रोगियों के लिए। तो इसमें 1 बरस, 3 बरस, 5 बरस इस प्रकार की मेंबरशिप रोगियों के लिए थी, और जो मेंबर बन जाएंगे उनको आपकी जो फीस है सभी प्रकार की, उसमें 10% कंसेशन मिलेगा, ऐसा था। तो उस समय में कोई एक सोरियासिस का तरुण रुग्ण आया, और उसने वो पैम्पलेट पढ़ लिया और झट से 5 बरस का सब्सक्रिप्शन दे दिया। अब सोरियासिस ये तो कुछ ऐसी जल्दी ठीक होने वाली चीज नहीं है। हाँ, उसकी ट्रीटमेंट करीबन 5 बरस चली। हर बरस वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण ये होता रहा, और उसने जो 5 बरस के लिए 250, 2500 ऐसे कुछ पैसे भरे थे, या 1500 भरे थे, मुझे भी याद नहीं। वो तो कभी के वसूल हो गए। 10% जो कंसेशन उसको दिया था हर चीज में, वमन में, विरेचन में, औषधियों में। तो वो बड़ा समझने वाला व्यक्ति निकला कि उसने फायदा किसमें है ये देख लिया, और तुरंत 5 बरस का सब्सक्रिप्शन दे दिया। और मैंने भी प्रामाणिकता से उसको कंसेशन 10% का जो मैंने कबूल किया था, वो 5 बरस तक उसकी ट्रीटमेंट चली। वो 1-2% इतना ही रह गया, और फिर बाद में ट्रीटमेंट छोड़ दी उसने। तो ये बात हो सकती है कि अगर प्रामाणिकता से हम काम करेंगे इस प्रकार से, तो लोग हमारे हमसे दूर इस प्रकार से नहीं जाएंगे। तो अगर मेरा कसूर नहीं है, तुम्हारा ही कसूर है, उपकरण नहीं है, परिचारक अच्छे नहीं है, तुम परहेज नहीं रखते हो, इसलिए ये ठीक नहीं हुआ। साध्य वैद्य अगर ठीक नहीं हो रहा है तो इसके बारे में सोचना हाँ जरूरी है। अंतगतं चयनम अभिसमीक्ष्य अन्यम आश्रयन्ति देशम अपदेशम आत्मनः कृत्वा। तो अगर अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो अन्यम आश्रयन्ति देशम, तो दूसरे देश में चले जाते हैं जो दुष्कृति इस प्रकार का। अपदेशम आत्मनः कृत्वा, तो ये अपदेश आपने लिए है ऐसा करके, तो मेरे लिए ये देश अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से कुछ टीकाकरण में देखते हैं क्या किया है इस प्रकार से। तो जब ऐसी नौबत आती है कि बचने के चांसेस भी नहीं है, मृत्यु होने वाली है, तो फिर दूसरे गांव, दूसरे शहर इस प्रकार के निकल जाना। प्राकृत जन संधिपाते च आत्मना कौशलम अकुशलम अकुशलवत वर्णयन्ति। अगर आम आदमी
इस प्रकार के है। तो खुद का कौशल्य अकुशलवत वर्णन, जैसे एक अकुशल व्यक्ति बताएगा उस प्रकार के खुद का कौशल्य बताते रहेंगे, यहाँ ये मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अधीरवच्च धैर्यम अपवदन्ति धीराणाम। और अधीर जैसे धीर लोगों का जो धैर्य है उसको गालियां देते हैं, उसके बारे में बुरा इस प्रकार का बोलते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ टीका करने किया है। अंतर्गत अभी मुमुर्षु अपदेशम व्याजम। व्याज का मतलब मिश या दूसरे किसी तरीके से, ध्यान व्याज मुपेत्य चिंतयति माम चिंतयसि माम, वगैरह वगैरह उनके तंत्र में श्लोक आया है। अधीरवच्च इति उच्चाटरवाः सन्तः। सो बड़े बड़े या बहुत ऊंचे स्वर में अधीरवच्च धैर्यम अपवदन्ति धीराणाम, इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, धैर्यम अपवदन्ति धीराणाम। और उसका संदर्भ क्या रहेगा ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अपवदंती का मतलब निंदा करना इस प्रकार का ही होगा। धैर्यशाली जो लोग हैं उनके धैर्य की निंदा करेंगे, अधीर जैसे। विद्वज्जन सन्निपातं च अभिसमीक्ष्य प्रतिभयमिव कांतारम अध्वगाः परिहरन्ति दूरात्। तो विद्वज्जन सन्निपात, अगर बहुत सारे विद्वज्जन इकट्ठा हुए हैं तो वो देख के प्रतिभयमिव कांतारम अध्वगाः परिहरन्ति दूरात्, अध्वग मार्गक्रमण करने वाले जो है वो जैसे कांतारम प्रतिभयमिव, अगर अरण्य है तो उसको दूर रखने की कोशिश करते हैं, अरण्य में जाने की कोशिश नहीं करते। परिहरन्ति दूरा, दूर से ही ये अरण्य है देख के वहां पे जाना ही नहीं है, इस प्रकार की करते हैं। तो इस सज्जन वैद्यों का, अच्छे वैद्यों का समूह देखकर, विद्वत संधिपात देखकर उनसे दूर ही इस प्रकार के रहते हैं। यश्च येषां कश्चित् सूत्रावयवः भवति उपयुक्तः तम् अप्रयुक्ते प्रकृतांतरे वा सततम उदाहरण। अब जो भी सूत्रावयव उसके लिए उपयुक्त साबित होता है उसको तम अप्रकृते प्रकृतांतरेवा, जहां उसका विषय ही नहीं है उसमें अप्रकृत इस प्रकार है, प्रकृतांतर दूसरा ही कुछ विषय चल रहा है लेकिन ये यही बताता रहता है इस प्रकार से। मैंने एक अजीब किस्सा गुरुकुल में देखा है इसके बारे में। कुछ अध्यापक ऐसे हैं, प्रैक्टिशनर्स है, संस्कृत का ज्ञान अच्छा नहीं है और सूत्रों का विवरण करने की क्षमता इस प्रकार की नहीं है। उनके पास कुछ केसेस है जो अच्छे हैं और किसी ना किसी तरीके से उन केसेस को बताना कि ये साबित करने के लिए कि मैं कितना अच्छा वैद्य हूँ और मेरे पास कैसे अच्छे अच्छे केसेस आते हैं ये बतलाने। तो उसमें होता है ऐसे कि सूत्र कुछ भी हो उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे ये केसेस आज के दिन में बताने हैं, तो संदर्भ हो या न हो मैं ये बताने वाला हूँ। और उनको लगता है कि ऐसा बताने से मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और छात्रों पर मेरा इंप्रेशन इस प्रकार के रहेगा। होता नहीं है ऐसा। हाँ।
छात्र भी समझने वाले होते हैं, वो समझते हैं कि इस व्यक्ति कितने कौन कितने पानी में है, इस प्रकार से। और फिर जो भी उस अध्यापक के बारे में उनका विचार होगा, वो तो उनके मन में होता ही है, वो अलग चीज इस प्रकार। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। मैंने जैसे बताया था कि दो तरीके के अध्यापक होते हैं। एक अभी तो पोर्शन वही रहता था, भागवत सूत्र स्थान, शारीर स्थान वगैरह या निदान चिकित्सा वगैरह, इस प्रकार के अध्याय रहते थे। तो हर बरस आकर वही पोर्शन सिखाना, एक बार शुरू में उसके बारे में देख लिया है और वो समझती कि हाँ, ये मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो जब टाइम टेबल आ जाता है, हाँ, तो वो देखते हैं वो पोर्शन किस दिन में है, तो उसी को बुक कर देते हैं कि मैं इस दिन में सिखाऊंगा, इन दिनों में सिखाऊंगा, इस प्रकार से। और वही सिलसिला, वही उदाहरण, वही जोक्स जो है, वो बरसों बरसों तक वही सिलसिला चलता रहता। दूसरा कुछ देखने की, दूसरा कुछ सोचने की कोशिश भी नहीं करती। मैं जो करता आया हूँ वो मैं, मुझसे कौन से दिन सुटेबल है वो देखता हूँ। रविवार होना है तो कम से कम एक दिन तो प्रैक्टिस का बच जाएगा, इस प्रकार से। और फिर उस दिन में जो भी अभ्यासक्रम है वो सिखाना है, कोई भी अध्याय हो, सूत्र स्थान हो, निदान हो, शारीर हो, उत्तर स्थान हो, कुछ भी अध्याय हो, इस प्रकार दिन को महत्व देना है, अध्याय को महत्व नहीं देना है। और मैं भी पढ़ के नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा एक बार एक नजर डाल देता हूँ अध्याय पर, या कहीं ऐसा मुझे लगता है तो टीका में क्या है, ऐसा थोड़ा सा देखता हूँ, एक 5-10 मिनट के लिए। बाकी सब एक्सटेंड पर रहता है। वो सामने सूत्र है उसके बारे में बताएंगे। और अभी जैसे हालत हुई कि इस सूत्र का अर्थ क्या करेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है, वो बता देते हैं कि इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए बताने के लिए। तो उसमें मुझे कमी महसूस नहीं होती कि ठीक है, हर सूत्र का अर्थ बताना चाहिए, इस प्रकार से खुद को समझना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन नहीं होता है तो मान्य कर लेना कि हाँ ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार से। और सोचते रहे ना उसके बारे में, आगे चलकर कुछ उत्तर निकल आएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये बेहतर तरीका है। अगर आप खुद तैयारी करके जा सकते हैं, जो भी हमारा हाँ, पाठ्यक्रम है, जो भी सिखाना है वो तैयारी करके जा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे फुर्सत नहीं मिलती इसलिए मैं नहीं करता। लेकिन दूसरे लोगों को, छात्र अध्यापकों को अगर फुर्सत है तो वो तैयारी करके जाए तो अच्छा रहेगा। और उसके सिलसिले में जो केसेस है उनको याद में रखेंगे, उनको बताएंगे तो भी अच्छा रहेगा। संयोग से मेरे पास मेरे मेरे गुरुओं के बहुत सारे केसेस है, तो मुझे ये उलझन नहीं रहती कि इस समय मैं किस प्रकार के उदाहरण दे दूं, पहले से ही निश्चित कर दूं, ऐसा भी नहीं है। जो उस समय में ध्यान में आएगा उसको मैं बता दूंगा, इस प्रकार से। तो ये प्रकरणानुरूप होना चाहिए। विषय कुछ चल रहा है, मैं उदाहरण कुछ और ही दे रहा हूँ, ये गलत इस प्रकार की बात है। तो इनके कुछ ही सूत्र याद रहते हैं और वो सभी जगह उन्हीं का प्रयोग करते रहते हैं, इस प्रकार से। तो ये बराबर इस प्रकार का नहीं है। हाँ। न च अनुयोगम इच्छन्ति अनुयोक्तुम वा। प्रश्न किसी से पूछा जाए ये भी इच्छा नहीं करते हैं, और किसी से दो सवाल पूछने की भी कोशिश नहीं करते। खुद को भी प्रश्न नहीं आने चाहिए किसी के द्वारा कि ये क्या बोल रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं है वगैरह। या दूसरे को भी अगर सवाल पूछेंगे और उसने उसके जवाब पर अगर गड़बड़ी हो जाएगी या हमारा अज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो ये भी अच्छा इस प्रकार का नहीं है। मृत्युरिवच अनुयोगात उद्विजन्ते। जैसे मृत्यु के डर से हम उद्विग्न हो जाते हैं, उस प्रकार अगर कोई सवाल पूछता है तो ये उद्विग्न हो जाता है।
कि नहीं 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 ऐसे प्रकार इस प्रकार के सवाल पूछने ही नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये काफी दिक्कत वाली इस प्रकार की बात है। वास्तव में इस प्रकार का प्रश्नोत्तर होना जरूरी ऐसा है। और अगर सच ही में कुछ अच्छे सवाल आए तो उसकी प्रशस्ति करनी चाहिए, चाहे हमें उत्तर हम नहीं दे सकेंगे तो भी प्रशंसा करनी चाहिए, अच्छा सवाल है। जवाब मैं कितना दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा ये अलग चीज है, लेकिन सवाल अच्छा है तो सोचते रहेंगे उसके बारे में, कहीं ना कहीं कुछ अनुभव के जरिए उसका हल मिल जाएगा। तो मैं सर्वज्ञ हूँ ये बात तो नहीं होनी चाहिए। सर्वज्ञ नहीं होते हैं, ऐसे ही है। यदा किंचित ज्ञोहम गजैव मदांध समभवम्, भर्तृहरि ने लिखा है नीति शतक में कि जब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा तो मैं गज जैसे मदांध हो गया। तदा सर्वज्ञोस्मि इति अभवत् अवलिप्तं मम मनः, तो मैं सर्वज्ञ हूँ इस प्रकार का गर्व मुझे हो गया। यदा किंचित किंचित बुधन सकाशात अवगतम, जब थोड़ा थोड़ा मैंने बुध जन जो जानकार व्यक्ति है उनके साथ से सीखा, उनके पास सीखा। तथा मूर्खोस्मि इति ज्वर मदों में व्यपरता, तो मैं मूर्ख हूँ ऐसा समझकर मेरा जो मद है, गर्व, ये निकल गया, ज्वर जैसे निकल गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब हम ज्यादा अध्ययन करते रहते हैं, बहुत गहराई में पहुंचते हैं, तो विनम्रता आ जाती है। हम खुद समझने लगते हैं कि मुझे खुद ही कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो मैं किसके बारे में अहंकार की बात करूं, किसके बारे में गर्व करूं। अगर मेरा ज्ञान भी इतना अधूरा है, इतना कम है, तो दूसरे के अज्ञान पर मैं क्या हंसू, उसके दूसरे के अज्ञान पर मैं किस प्रकार से बोलूं। तो कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च बुद्धिमता, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सभी जगत जो है, संपूर्ण लोग जो है वो गुरु है। हर सभी से सीखना है, बच्चा है तो भी उससे सीखना है उस प्रकार से। और मैंने क्या सीखा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करते रहने चाहिए। नानल सर ने एक अनुभव बताया था कि कोई 8 बरस का लड़का जर्मनी या किसी भी देश में, उन्होंने उसको पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर। तो 8 बरस के बच्चे ने जवाब दिया, यू मीन बायोलॉजिकल फादर और द वन विथ whom my mother lives now। अब ये चौंका देने वाली बात है हमारे लिए। इतने डिवोर्सेस होते रहते हैं, इतनी पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है, किसी के पार्टनरशिप के दौरान बच्चा हो जाता है और फिर वो पार्टनरशिप टिकती नहीं है, दूसरी पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। तो बायोलॉजिकल फादर अलग अलग होते हैं, एक ही होता है, अलग होता है, और फिजिकल फादर कोई और होता है इस प्रकार से। तो ये विदेशों की संस्कृति पर प्रकाश डालने वाली इस प्रकार की चीज है। तो इससे भी मुझे सीखना है, हाँ इस प्रकार का प्रचलन यहाँ पे है, ये मालूम होना जरूरी है इस प्रकार का। जब हम उस कल्चर के बारे में सोचेंगे, जब हम उस कल्चर का रोगों से क्या संबंध है इसके बारे में सोचेंगे, तो हमें एक जानकारी होगी कि बायोलॉजिकल फादर अलग ही होगा, वो अभी कहाँ है मालूम नहीं है इस प्रकार से। तो एक अलग चीज इस प्रकार की हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि सभी बातों से हमें सीखना है, जो भी प्रसंग हो उस प्रसंग से हमें सीखना है, सीखते रहना। और आपकी उम्र कितनी भी हो फिर भी आप सीखते रहेंगे, तो ये नौबत नहीं आती इस प्रकार की कि प्रश्नों से हम उद्विग्न इस प्रकार के नहीं होते। न च येषाम् आचार्यः शिष्याः स ब्रह्मचारी वैवादिको वा कश्चित् प्रज्ञावतः प्रज्ञायतः।
तो इनका कोई गुरु नहीं होता, आचार्य नहीं होता। वो मानते हैं कि हाँ मैं खुद ही ये सब कर रहा हूँ। मैंने भी ऐसे अजीब उदाहरण देखे हैं कि इससे सीखा, नहीं नहीं, मैंने अपने आप सीख लिया इस प्रकार से। वैसे आयुर्वेद की प्रैक्टिस बिल्कुल आसान नहीं है। और अभी जो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है उनके कोई ना कोई गुरु है, आचार्य। जब कोई व्यक्ति कहेगी कि नहीं नहीं मेरा कुछ आचार्य नहीं, मैं खुद ही ये सब मैंने सीख लिया इस प्रकार से और मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन गया, तो ये मुश्किल इस प्रकार का होता है। उनके कोई शिष्य भी नहीं होते, हाँ, उनके पास देने के लिए कुछ ज्ञान नहीं है, तो शिष्य भी इस प्रकार के नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, सब ब्रह्मचारी यानी सहाध्य है। तो कोई व्यक्ति दूसरे तीसरे बरस में सीख रहा है तो उसके साथ ही होते हैं, मालूम होता है कि हाँ ये सब हमारा फ्रेंड सर्कल है इस प्रकार के। उनके बारे में पूछेंगे तो वो बताएंगे हाँ ये मेरे से ही साथ है इस प्रकार के। वैवादिक वा कश्चित प्रज्ञा से, या उसके साथ विवाद करने वाला इस प्रकार का भी कोई नहीं रहता। प्रज्ञायते इति न ज्ञायते, उसके बारे में समझ में नहीं आता, मालूम नहीं पड़ता। हाँ, तो ये भी थोड़ा अजीब है कि ये इनका ना कोई आचार्य है, ना कोई शिष्य है, ना कोई उनके साथ ये है, ना भी कोई उसके साथ बात करने वाला वगैरह इस प्रकार का। अभी ये जो बोगस प्रैक्टिशनर्स इस प्रकार के बताते रहते हैं और उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है। मैंने वो डोंबिवली के डॉक्टर का उदाहरण दे दिया था। तो ये कहीं कॉलेज में गए ही नहीं है, तो ये कैसा होगा कि उनके साथ साथ में कौन होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार। और दुर्दैव से अभी अ, ये जो व्यक्ति, मुझे नाम याद नहीं रहा, लेकिन वो सायन के BA-एम या BA-एम इस प्रकार के थे, ग्रेजुएट थे आयुर्वेद के। और फिर भी ये गैस एजेंसी द्वारा गैस का कनेक्शन देना वगैरह इस प्रकार के। हाँ, गव्हर्नर मला तेवढंच आठवतंय, नाही आठवत। ठीक है, इस प्रकार का करने वाले थे, लोगों को ठगाने वाले इस प्रकार के थे। भवन्ति छात्र विषक्षद्म प्रविश्यैव व्याधितां तर्कयन्ति वीतं समिच संश्रित्य मुने शाकुन्तिकाद्विजान्। वीतं समिव संश्रित्य वने शाकुन्तिकाद्विजान्। तो जैसे वने शाकुंतिकाः द्विजान्, शाकुंतिक फांसे पारधी जो पंछियों की शिकार करते हैं, द्विजान वीतम समेव संश्रित्य, ये जो जाल फैला जाता है और उसमें कुछ दाने रखे जाते हैं ताकि ये पंछी उसमें अटक जाते हैं, उस प्रकार व्याधिता ये तर्कयन्ति प्रविश्य एवं व्याधिता तर्कयन्ति। आगे का देखते हैं क्या है क्रियापद। श्रुतदृष्ट क्रिया काल मात्रा ज्ञान बहिष्कृता वर्जनीया हिते मृत्यो चरन्ते अनुचरा भूमि। तो ये एक बार कर लेते हैं और फिर बाद में वो पहला श्लोक देखते हैं। श्रुत दृष्ट क्रिया काल मात्रा ज्ञान बहिष्कृता।
इन सभी से ये बहिष्कृत है। उनके पास श्रुत नहीं है, दृष्ट नहीं है, क्रिया नहीं है, काल नहीं है, मात्रा नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बहिष्कृत वर्जनीय आहे ते मृत्यो चरंत्य अनुचरा हुई। ये मृत्यु के दूत है जो संचार करते रहते हैं भुवन में। मृत्यु है तो विषंगमान पूर्णान मूर्ख विशारदान वर्जय दातुरो विद्वान। मान पूर्णान वीतों सा पक्षी बंधन में, वो जाल को जो मैंने बताया। तो विद्वान आतुर जो है, वो समझने वाला जो रुग्ण है, वो वृत्ति है तो हो, अपने वृत्ति के लिए, अपने जीवन के लिए इन मूर्ख विशारद विषंगमान पूर्णांत का अर्थ शायद जो अपने को वैद्य मानने वाले हैं, इस प्रकार विषंगमान पूर्ण ही भौतिक औषध मूर्ख विशारद, ये भी अजीब है, मूर्ख विशारद। हाँ, ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द है, मूर्ख और विशारद। थोड़ा विशारद में कौशल्य है और दूसरों को ठगाने का कौशल्य है, लेकिन मूर्ख है, इस प्रकार से ये जरा अजीब है। तो ये पीत मारुत सर्प जैसे है, जिसने वायु का सेवन किया है, इस प्रकार के सर्प जैसे है। लेकिन पीत मारुत तो क्या होता है मालूम नहीं, पीत मारुत होने से सर्प ज्यादा जहरीले बन जाते हैं क्या? ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये पीत मारुत, हाँ, सर्पाहा, पीत मारुताहा सर्पाहा, फिर भी इसका अर्थ भली भांति नहीं हो रहा। तो विद्वान आतुर को तो वृत्ति है तो हो, ये पंचमी षष्ठी लेकर, पंचमी लेकर वृत्ति है तो वृत्ति के कारण के लिए ऐसा अर्थ ले सकते हैं। मिशन मान पूर्णान मूर्ख विशारदान वर्ष, विषक मान पूर्ण इस प्रकार के मूर्ख विशारद, इनको छोड़े। फिर भी भली भांति अर्थ नहीं निकल रहा है। विशारद, अच्छा भाष्य, चैप्टर, मूर्ख शिरोमणि, मूर्ख शिरोमणि शायद हो सकता है। मूर्खों में अग्रगण्य, अपनी आजीविका हेतु चिकित्सा कार्य करने वाले अभिमानी, सर्पवत क्रोधी ऐसे मूर्ख चिकित्सक। तो वृत्ति है तो हो, ये रुग्ण के लिए है या वैद्य के लिए है? तो मैंने वैद्य के रुग्ण के हिसाब से बताया था। अगर उस विषंगमानी वैद्य के बारे में समझेंगे कि वृत्ति है तो हो,
विषम मान पूर्णा मूर्ख विशारदा। लेकिन ये फिर वृत्ति हेतु ये द्वितीया में आना चाहिए था। तो ये पंचमी षष्ठी में आ गया है, ये थोड़ा सा अजीब है। फिर भी एक श्लोक लम्जी ही है। यतु शास्त्रविदो दक्षाः शुचयः कर्म कोविदाः जितहस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्यं कृतं नमः। जो शास्त्र जानने वाले हैं, दक्ष है, शुचि है, पवित्र है, कर्म कोविद, कर्म जानने वाले हैं, जितहस्त है, जितात्मा, तेभ्यो नित्यं कृतं नमः, उनको नित्य मेरा प्रणाम, इस प्रकार का। तो उन्हीं प्रकार के वैद्यों का सेवन करना चाहिए। और जो इस प्रकार के जो रोगाभिसर वैद्य है, उनके पास नहीं जाना है, उनके पास से चिकित्सा नहीं करवानी है। अब ये बहुधा चिकित्सा करने के बाद ही पता चलता है कि ये वैद्य अच्छा नहीं था, डॉक्टर अच्छा नहीं था, इस प्रकार से। अब तब तक काफी हानि हो चुकी है। अच्छी सलाह शुरू से ही मिले तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और मुझे भी लगता है कि अच्छा वैद्य, अच्छा डॉक्टर मिल पाना ये भाग्य से ही होता है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो ही शायद ये बात हो सकती है कि आपको अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य मिले जो योग्य सलाह दे और आपको राह पे रखे। और आपको भी सभी जगह संशय नहीं रखना है और सभी जगह विश्वास नहीं रखना। तो जो वाग्भट में जो बताए हैं, न च विश्रद्धा, इस प्रकार के। तो सभी जगह अगर संशय रखेंगे तो भी मुसीबत आएगी। और किसी के भी विश्वास नहीं रखेंगे तो भी मुसीबत आएगी। विषक्षद्म प्रविश्य एवं व्याधितां तर्कयन्ति ये। तर्कयन्ति ये क्या बताया? तो व्याधित के बारे में जब तर्क करते रहते हैं कि क्या होगा इस प्रकार का, विषक्षद्म जो वास्तव में वैद्य नहीं है, वैद्यों के जैसे बर्ताव कर रहे हैं, मेरी चिकित्सा से आपका व्याधि ठीक हो जाएगा, ऐसा कुतूहल रोगी के हृदय में उत्पन्न कराना। नहीं, ठीक है। व्याधिताओं ये फिर से द्वितीय बहुवचन बहुवचन है। ये तर्कयंती ये वैद्य के विषक्षद्म के लिए है। तो सदैव मुक्त प्रकारणे व्याधि तर्कयन्ति यथा शाकुनिका पक्षिघातिनो व्याधा वने वीतंसं पक्षिबंधन वारण जालक जाल सप्तनलिकादिकं संश्लित्य गृहीत्वा द्विजान् पक्षिणः तर्कयन्ति। तर्कयन्ति का तर्कयन्ति, अन्वेषणान् कुर्वन्ति। तथा ये विषक्षद्म प्रविश्य व्याधितानुक्तरूपेण तर्कयन्ति। ते श्रुतादिवैश्रुताः विजनं वर्जनीयाः। तस्मात् यनः श्रुतादिवैश्रुताः श्रुतादिबहिष्कृताः गंगाधर। तर्कयंती और तकयंती, तकयंती तो मिसप्रिंट ही होगा मुझे लगता है।
इसका गोलमाल अर्थ तो समझ में आ रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन इस प्रकार का जाल फैला के बैठता है शाकुन, जो है शाकुंतल व्याध, और फिर पंछी आएंगे इसमें अटक जाएंगे, ऐसी प्रकार की प्रतीक्षा करता रहता है। इस प्रकार से माहौल खड़ा करके क्लिनिक खुलवाया है, अच्छा खासा क्लिनिक है। और बस इस जाल में अब पंछी आने वाले हैं और मैं उनको पकड़ लूंगा, खा लूंगा, इस प्रकार से। तो ये व्याधितों के बारे में तर्क करते रहते हैं कि हाँ, ये डायबिटीज से मरी जाएंगे, कैंसर के मरी जाएंगे, ये होगा, ये वो होगा, वगैरह इस प्रकार से। तो इस प्रकार का माहौल वो खड़ा करेंगे और सोचते रहेंगे कि हाँ, अब मुझे मरीज मिलने वाले हैं, मुझे पैसे मिलने वाले हैं। जैसे एक व्याध इसके बारे में सोचता रहता है और जाल फैला के बैठता है कि अभी पंछी आ जाएंगे इसमें, इस प्रकार के। तो ये शायद थोड़ा अर्थ गोलमाल ही सही, लेकिन कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं। कल तो लेक्चर होगा, कल चतुर्दशी है, परसों अमावस्या है, तो कल के बाद शुक्रवार को लेक्चर होगा। हाँ हाँ। त्रिंशोऽध्यायः अर्थे दशमहामूलीय अध्याय अध्याय व्याख्यासः। अंतिम चरण श्लोक है। तत्र श्लोका दश प्राणायतनिके श्लोकस्थानार्थ संग्रह विविधा विशेष श्लोकाः प्राणस्य आयतनानि च, ये सब इस अध्याय में बताया गया। त्रिंशोऽध्याय अथा तो दर्शे अर्थे दश महामूलीय अध्याय व्याख्यास्यानः इति स्मः भगवानात्रयः। अर्थे दश महामूला समासक्ता महाफलाः मोक्षार्थश्च बुधयं पर्याये रुच्यते बुधैः। षडङ्गमङ्गं विज्ञानम् इन्द्रियाणि अर्थपञ्चकम् आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संश्रितम्। तो कल इसके बारे में शुरुआत करेंगे। और ये जो श्लोक रहा व्याधिताओं स्तर पे इनकी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा विचार करूंगा। तो यहीं पे आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकः व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शांति शांति शांति।